माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत के बाद जो सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर, दूसरा जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 3 उत्पादन और लागत। और इस चैप्टर से बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं और इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ऐसे कौन कौन सा चैप्टर है, क्वेश्चंस है उत्पादन और लागत, यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट रिलेटेड, जो एग्जाम में आ सकते हैं या एग्जाम में आ चुके हैं, जो हमें तैयार करना चाहिए जिससे हमें पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा चीजें हमारे एग्जाम में काम आए। चलो उन सब क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट में मैंने 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही बताने, क्योंकि कॉस्ट से न्यूमेरिकल क्वेश्चन अक्सर आते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं। जो क्वेश्चन है परिवर्तनशील अनुपात के नियम को बताइए और व्याख्या कीजिए। या फिर इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा गया हुआ है एग्जाम में, उपयुक्त रेखाचित्र की सहायता से एक परिवर्ती साधन और परिवर्तनशील अनुपात का नियम एक ही चीज है कि स्थिति में उत्पादन की 3 अवस्थाओं को स्पष्ट कीजिए। 3 अवस्थाओं को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले क्या लिखना है, हमें अर्थ लिखना है। परिवर्तनशील अनुपात का नियम क्या है? परिवर्तनशील अनुपात का नियम एक कौन सा है? अल्पकालीन उत्पादन फलन का नियम है, जिसके अंतर्गत कुछ साधन कैसे होते हैं? कुछ साधन यहां पर स्थिर होते हैं और कुछ या फिर केवल एक साधन में क्या होता है? परिवर्तन होता है। इससे उत्पादन में होने वाले परिवर्तन, उसमें उत्पादन में जो भी परिवर्तन होता है उसी परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं। इस नियम के अंतर्गत पहले उत्पादन में वृद्धि होती है, फिर उत्पादन स्थिर हो जाता है, फिर उत्पादन में कमी आने लगती है। ठीक है ना, ये आपने लिख दिया। उसके बाद लिखेंगे इसकी अवस्थाएं। इस नियम के अनुसार 3 प्रमुख अवस्थाएं हैं। ठीक है, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति स्थिर नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम। ठीक है, समझ में आ गया। अब उसको क्या है, अवस्था को लिखने के बाद हमें क्या लिख देना? उदाहरण देना है। उदाहरण में आपको बेसिकली इस तरह से लिखना है जहां हमारा टीपी हो जाए और एमपी, ये दोनों बेसिकली आना ही चाहिए। सॉरी, तो उत्पादन 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7। पहले उत्पादन हमारा बढ़ता हुआ होता है, ठीक है, फिर उत्पादन में कमी होता है। तो यहां पर जब एमपी निकालेंगे तो ये हो गया हमारा 40, ये हो जाएगा 50, फिर हो जाएगा 40 30 20 10 0 -10। तो यहाँ पर ये बढ़ रहा है पहली अवस्था, ये हमारा स्थिर है दूसरी अवस्था, और ये हमारी हो गई तीसरी अवस्था। ठीक है, ये हो गया वृद्धि, ये हो गया स्थिर, और ये हो गया घटते प्रतिफल की अवस्था। इसी चीज को हमें डायग्राम में भी रिप्रेजेंट करना है इस तरह से। ये वाला पॉइंट डायग्राम जरूर बनाना है ताकि ये इस तरह से इस क्वेश्चन को। तो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी आपको पता चल गया? वृद्धि, स्थिर और हमारा घटते प्रतिफल की अवस्था को इसमें रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखा चित्र की सहायता से कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद में संबंध स्पष्ट कीजिए। रेखा चित्र की सहायता से कुल उत्पाद, तो सबसे पहले अगर कुल उत्पाद यानी कि टीपी एंड एमपी के बीच में संबंध की अगर बात करते हैं तो कई सारे संबंध है कि सबसे पहले टीपी एंड एमपी दोनों ही एक दूसरे से पर निर्भर होते हैं। दोनों ही एक से निर्भर होने का मतलब होता है यहाँ पर एमपी के कैलकुलेशन टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1 से किया जाता है और टीपी का कैलकुलेशन समेशन एमपी से किया जाता है। अब इसके बीच में अगर संबंध को दिखाना जाए तो सेम वही डायग्राम बनाएंगे कुछ इस तरह से। ये हो गया टीपी और ये हो गया एमपी। ठीक है, जब हमारा एमपी बढ़ता होता है तो सबसे पहले वो लिखेंगे, जब एमपी हमारा बढ़ता हुआ हो, एमपी बढ़े तो टीपी बढ़ती दर से बढ़ती है। दूसरा, एमपी घटे लेकिन क्या रहे? धनात्मक रहे। क्या हो?
धनात्मक हो तो टीपी घटती दर से बढ़ता है, घटती दर से बढ़ता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, जब एमपी हमारा 0 हो जाए तो टीपी हमारा क्या है, सबसे ज्यादा होता है, अधिकतम होता है। और 5 पॉइंट लिख सकते हैं, जब हमारा एमपी क्या हो जाए, ऋणात्मक हो जाए, मतलब माइनस में आ जाए, तब हमारा टीपी क्या होता है, घटने लगता है। तो आपको इस तरह से डायग्राम के साथ, उदाहरण के साथ आपको इसके संबंध की व्याख्या करनी है। ऑलरेडी सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ, सारा मटेरियल आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। इसे लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि सर इसको लिखने का ऐसे नहीं होता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर, सर ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं आंसर नहीं लिख पा रहा हूँ, आप बता दीजिए, मैं आपको जरूर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दूंगा। ठीक है, बस बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलहाल सब कुछ पढ़ाया हुआ था, इसलिए क्वेश्चन को ज्यादा ध्यान पे रखिए, उसके आंसर खुद लिखने की कोशिश किए तो आपके एग्जाम के लिए बेटर रहेगा। पैमाने के प्रतिफल के नियम से क्या आशा है? पैमाने के बढ़ते, स्थिर और घटते प्रतिफल के नियमों की व्याख्या कीजिए। पैमाने के प्रतिफल का नियम, सबसे पहले इसका अर्थ लिखेंगे। पैमाने के प्रतिफल का नियम एक दीर्घकालीन अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? दीर्घकालीन अवधारणा है, जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों को समान अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में बढ़ाने पर उत्पादन के पैमाने में भी वृद्धि होती है, इसलिए इसको उत्पादन पैमाने के प्रतिफल का नियम कहते हैं। पैमाने के प्रतिफल के नियम के अनुसार ये 3 प्रकार से कार्य करता है, अतः इसके अंतर्गत 3 प्रमुख नियम है। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का नियम, पैमाने के घटते प्रतिफल का नियम और पैमाने के स्थिर प्रतिफल का नियम। और इन तीनों ही नियम को आप क्या करो, व्याख्या करो, और तीनों ही नियम को व्याख्या करते वक्त इसका क्या बनाना है, आपको चित्र भी बनाना है। जैसे पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का नियम क्या होता है, पैमाने के स्थिर प्रतिफल का नियम क्या होता है, पैमाने से पहला लिखना लिया, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का नियम, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। अब इसका अर्थ लिखेंगे, इसके अनुसार उत्पादन के साधनों में जिस अनुपात में वृद्धि किया जाता है, यदि उत्पादन के पैमाने में उससे अधिक अनुपात में वृद्धि होता है तो उसे बढ़ते प्रतिफल का नियम कहते हैं। मतलब जितना साधन बढ़ाया उसकी तुलना में उत्पादन में ज्यादा वृद्धि हो रहा है, तो ये हो गया पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। स्थिर प्रतिफल में जितना साधन बढ़ाया उतना ही उत्पादन में वृद्धि हो रही है, तो स्थिर प्रतिफल हो गया। और घटते प्रतिफल में साधनों को जितना बढ़ाता है उत्पादन में उससे कम वृद्धि होती है, तो घटते प्रतिफल का नियम। अब इसको डायग्राम वे में रिप्रेजेंट कीजिए, डायग्राम वे में पढ़िए तो आपके लिए इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन फलन क्या है? अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में अंतर। सबसे पहले तो हम बात करेंगे उत्पादन फलन क्या होता है, इसका अर्थ लिखेंगे, उत्पादन फलन। ठीक है, उत्पादन फलन क्या है? उत्पादन के साधनों एवं उत्पादन की मात्रा के बीच के संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब उत्पादन के साधन और उत्पादन की मात्रा के बीच में जो भी फलनात्मक संबंध होता है, इसमें कीमत का कोई मतलब नहीं होता, उसे उत्पादन फलन के नाम से जानते हैं। अल्प उत्पादन फलन, अब दोनों में अंतर बताइए। उत्पादन फलन 2 प्रकार के होते हैं, अल्पकालीन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। और यहां पर भी आप दोनों के बीच में अंतर लिखेंगे, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दूसरी तरफ लिखेंगे आप दीर्घकालीन उत्पादन फलन। सबसे पहला काम है, दोनों में क्या लिखना है, आपको अर्थ लिखना है। अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर रखकर कुछ साधनों में ही परिवर्तन किया जाता है, जिससे उत्पादन में परिवर्तन होता है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों को समान अनुपात में परिवर्तन, इसमें उत्पादन के साथ साथ उत्पादन का पैमाना भी बदल जाता है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे साधन, उत्पादन के साधन। अल्पकाल उत्पादन फलन के अंतर्गत उत्पादन के 2 प्रकार के साधन होते हैं, एक स्थिर और एक परिवर्तनशील। दीर्घकाल के अंतर्गत उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होता है। ठीक है, समझ में आ गया? इसके अंदर लिखेंगे उत्पादन, इसके अंतर्गत केवल उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होता है, और दीर्घकाल का उत्पादन की मात्रा के साथ उत्पादन का पैमाना भी बदल जाता है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल से लिखेंगे तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि जितना आप पॉइंट बढ़ाएंगे, क्वांटिटी मत बढ़ाइए, पॉइंट बढ़ाइए, छोटे छोटे पॉइंट बढ़ाइए, इससे आपके मार्क्स आसानी से बढ़ते चले जाएंगे। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, निम्न तालिका से परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की 3 अवस्थाओं को बताइए, प्रत्येक अवस्था के पीछे का कारण बताइए। ये क्वेश्चन दे रखा है, इससे 3 अवस्थाएं बतानी है,
तो इसके लिए आपको टेबल को पूरा तैयार, यहाँ पर परिवर्तित साधनों की इकाइयां हैं यहाँ पर, ठीक है, L 1 2 3 4 और ये 5, और यहाँ पर कुल उत्पादन टीबी, ये हो गया 10 20 30 और ये हो गया 35 और ये हो गया 30, राइट, क्लियर। अब इसके आगे बढ़ते हैं, टीपी से हमें निकालना है एमपी, क्योंकि एमपी से ही हम अवस्था कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एमपी निकालने का फार्मूला क्या होता है, एमपी इक्वल टू टीपी एन माइनस 1। तो पहले पे ये सेम हो गया, दूसरे में 22 से इसको माइनस कर देंगे 12, फिर इसको माइनस कर देंगे 8, इससे माइनस कर देंगे 5, इससे माइनस कर देंगे -5। तो ये पहली अवस्था है, किसको बढ़ते हैं, बढ़ते प्रतिफल की अवस्था। ये हमारी दूसरी अवस्था है, ठीक है, स्थिर, और ये है हमारी तीसरी अवस्था, ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था, ठीक है। अब यहां पर बढ़ते स्थिर 3 अवस्थाएं होगी। इसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों की मात्रा बढ़ाने से उत्पादन में बढ़ती दर से वृद्धि हो रही है, इसलिए इसको बढ़ते प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। यहाँ पर साधनों को बढ़ानेंगे, उत्पादन की मात्रा में घटते दर से प्रतिफल होती है, और यहाँ पर सीमांत उत्पादन हमारा कम हो रहा है, इसलिए उत्पादन कुल उत्पादन में कमी आ रही है, इसलिए इसको ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको बात, कुछ डाउट है तो पूछिएगा जरूर। नेक्स्ट, उत्पादन लागत के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत का क्या अर्थ है। तो यहां पर हमसे पूछा जा रहा है उत्पादन लागत के विभिन्न प्रकार। तो सबसे पहले उत्पादन लागत क्या वो बताइए। उत्पादन लागत का अर्थ लिखेंगे क्या है, ठीक है, वस्तु के उत्पादन के लिए उसके साधनों पर किए गए व्ययों का योग उत्पादन लागत होता है। और उत्पादन लागत के जब प्रकार की बात करते हैं तो यहां पर इसको एक फ्लो चार्ट बना दो। आपसे पूछा गया है कुल लागत क्या है, ठीक है, फिर दूसरे में आ गया आपसे औसत लागत क्या होता है, और तीसरा हो गया आपसे पूछा गया है सीमांत लागत क्या हो गया। अब इसके 2 हिस्से होते हैं, कुल स्थिर लागत, कुल स्थिर लागत, और दूसरा है हमारा कुल परिवर्तनशील लागत। आप कहोगे सर ये तो पूछा नहीं गया क्वेश्चन में। अब जब विभिन्न प्रकार के लागत तो उसको बताना पड़ेगा, या तो पैसा आ जाए तो, क्योंकि कुल लागत है तो उसके टाइप बताओगे ही बताओगे आप। उसी तरह से औसत लागत भी 2 प्रकार का होता है, औसत स्थिर लागत और दूसरा होता है औसत परिवर्तनशील लागत। अब क्या करना है, सारों को, इन सबके सबको 2-2 लाइन में एक्सप्लेन करना है, ठीक है, एक्सप्लेन करना, साथ ही साथ इन सबको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी लिख देंगे। आपका ये आंसर कंप्लीट। कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पॉइंट है, 7 दूनी 14, और सबके फॉर्मूला लिखेंगे तो 7 14 और 7 21 लाइन हो जाए। 21 लाइन का मतलब होता है 1 से 1.5 पेज आपका ऐसे ही भर जाएगा। तो थोड़ा तरीका समझे लिखने का, कि ज्यादा बड़ा लिखेंगे, बड़ा चढ़ाकर लिखेंगे तो काम नहीं बनता इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में हर एक चीज को जायज लिखना होता है और सिंपल लिखना पड़ता है। औसत लागत और सीमांत लागत के बीच के परस्पर संबंधों की व्याख्या कीजिए। औसत लागत और सीमांत लागत के बीच में संबंध पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले संबंध लिखेंगे। पहला पॉइंट होता है औसत लागत एंड सीमांत लागत दोनों की ही गणना कुल लागत से होती है। मतलब यहाँ पर एमसी इक्वल टू होता है टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1, और एसी इक्वल टू होता है हमारा टीसी डिवाइडेड बाय क्यू, ठीक है, समझ में आ गया। और दोनों के बीच में संबंध को अगर पूछा गया है तो सिंपल है, तो अगर हमारा सीमांत लागत औसत लागत बढ़ता है तो सीमांत लागत बढ़ता हुआ होता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से होगा हमारा ये औसत लागत और ये होता है सीमांत लागत, ठीक है। पहला, जब औसत लागत कम होता है तो सीमांत लागत कम होता है, ठीक है। जब औसत लागत और सीमांत लागत बराबर होता है तो सीमांत लागत बढ़ता होता चलता है, उसकी वजह सीमांत लागत, औसत लागत बढ़ता है तो सीमांत लागत उससे तेजी से बढ़ता है। 3-4 पॉइंट आपको लिख देने हैं इससे रिलेटेड, औलरेडी बताया हुआ आपको, तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब सीमांत लागत से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं इस तरह से, टेबुलर क्वेश्चन, टेबल फिल करने के लिए कहा जाता है। देखिए यहाँ पर औसत परिवर्ती लागत पूछा गया है, ABC बोलते हैं इसको, कुल लागत पूछा गया है TC, और सीमांत लागत MC, ठीक है। तो जो कुछ भी गिवन है उससे, जो गिवन नहीं वो कैलकुलेट, अगर इसके लिए कुछ एडिशनल कैलकुलेट करना पड़ता है तो वो कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जैसे हमारे पर ABC दिया हुआ है, ABC से ना TC आता है ना MC आता है,
तो एबीसी से आप एडिशनल क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, टीबीसी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो खैर जो कुछ भी हमारे पास गिवन है कोशिश करते हैं उससे कुछ आ जाए। तो ये 60 है, ये 20 है, एबीसी आएगा नहीं, तो ये 60 है और ये 20 है, तो हमारे पास बाकी आइटम कैसे आएंगे वो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो टीबीसी निकालेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये 60 है, वन यूनिट पे हमारे पास दे रखा है, तो 1 यूनिट पे टीसी 60 और ये हमारे पास 18 दूनी 36 36, क्योंकि फॉर्मूला होता है टीबीसी इक्वल टू एबीसी मल्टीप्लाई बाई क्यू। और यहाँ कितना हो जाएगा 24 सा 80, यहाँ पर 22 5 दूनी 10 5 दूनी 10 और 11, ये हो गया 110। ठीक है, ये आ गया, तो ये कुल लागत है और ये हमारा आ गया यहाँ पर टीबीसी। तो ऐसे में हम टीएफसी अगर निकालते हैं तो टीएफसी कितना हो जाएगा 120 और 80 माइनस कर देंगे, तो 120 माइनस 80 यानी कि 40। और आपको पता है टीएफसी हर यूनिट पर बराबर होता है, टीएफसी हर यूनिट पर बराबर होता है यानी कि 40-40 होगा। अगर ये यहाँ पर 40 है और टीसी 60 है तो 60 माइनस 40 टीबीसी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 होगा। कितना हो जाएगा 20। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पर, क्लियर ना। अब आगे बढ़ते देखिए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये अगर 20 है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी 20 आ जाएगा, ये 36 हो गया, ये 40 है टीएफसी। कुल लागत निकालेंगे, सीमांत लागत दे रखा है तो 18 और 36 को आपस में जोड़ देंगे, 8 और 6 14, 4 और 1 5, 54 आ गया। अब यहां से कुल लागत निकालेंगे, कुल लागत किससे, टीसी इक्वल टू होता है टीबीसी प्लस टीएफसी। देखिए सब आ जाएगा, ये 60 है ऐड कर लो 36 और ये हो गया तुम्हारे पास 76, ये पहला फिल कर दिया हमने, ये भी फिल कर दिया था। 54 और 40 ऐड कर देंगे 94 हो जाएगा। ठीक है, और 110 40 ऐड कर देंगे, कितना जगह 0 150, मतलब जो दिया है उसके हम दूसरा निकालना है। अब हमें औसत परिवर्तित लागत निकालना है तो डिवाइड कर देंगे 54 को 3 से, क्योंकि फार्मूला होता है यहाँ पर हमारे पास एबीसी इक्वल टू टीबीसी डिवाइडेड बाय क्यू। ये फिल कर दिया हमने, इससे डिवाइड करके 54 से डिवाइड 3 एकम 3 3 8 24, ये 18 आ गया, ये दोनों फिल किया हुआ। अब रह गया सीमांत लागत, और सीमांत लागत कैलकुलेशन टीसी एंड टीवीसी दोनों से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया कितना 76 और माइनस 60 कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 16। फिर यहाँ से 120 माइनस 94 माइनस कर देंगे, इससे माइनस का 18, 120 बनेगा 6 और जब 11 में से 9 हो गया 1 16 और 150 में से माइनस कर देंगे कितना 0 और ये हो गया 30, 120 94 2 11, हाँ ये 26 हो गया। ठीक है, इस तरह से जो हमारे पास आधा भरा हुआ टेबल आता है तो थोड़ा मुश्किल तो जरूर है, लेकिन एक दूसरे से तीसरा आइटम जरूरत पड़े तो कैलकुलेशन मैंने टीबीसी भी निकाला टीएफसी निकाला तब जाके ये पूरा हो, तो आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर डायरेक्टली हमसे सबसे पूछा गया है कि कुल परिवर्तित लागत कितना होगा, कुल स्थिर लागत कितना होगा, औसत परिवर्तित लागत कितना है, औसत स्थिर लागत, अल्पकालीन औसत लागत, अल्पकालीन सीमांत लागत की सूची तैयार कीजिए। और कहा गया है यहाँ पर जो स्थिर लागत है कितना, औसत स्थिर लागत निर्गत की 4 इकाइयों पर 5 है, औसत स्थिर लागत 4 इकाइयों पर कितना है 5 है। तो अगर ए एफ सी इक्वल टू हमारे पास कितना है 5 है, ठीक है 4 इकाइयों पर, तो ऐसे में 4 पॉइंट पे तो टी एफ सी कितना हो जाएगा 4 पंजे 20 20 और टी एफ सी हर यूनिट पर बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी है, लिख दो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, अपनी तरफ से एक जीरो बढ़ा दो क्योंकि जीरो के साथ कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। टीसी दे रखा है कितना अपन पे 50 65 75 95 130 और ये हो गया 185। अब हमारे पास टीएफसी भी आ गया, हमने कैलकुलेट किया 20 तो जीरो पर भी 20 होगा, ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया। अब क्या पूछा गया वो देखो, जब ये 20 है तो जाहिर सी बात है टीसी यहाँ पर भी 20, ये गिवन है।
अब हमारे पास कुल परिवर्ती लागत TVC निकालना है, कुल स्थिर लागत हमने निकाल लिया है, औसत परिवर्ती लागत AVC निकालना है, औसत स्थिर लागत AFC निकालना है, ठीक है। अल्पकालीन औसत लागत AC निकालना है, अल्पकालीन सीमित लागत यानी कि MC निकालना है। इतने सारे आइटम निकालना है, तो लॉन्ग में 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन रहा होगा पक्का। तो सबसे पहले TVC निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है TVC का? TVC इक्वल टू होता है TC माइनस TFC। ये हो गया TC या TFC, यहाँ पर हो गया 0, यहाँ 30, 45, 55, 75, 110 और ये होगा 165, राइट। अब निकालना है ABC, ये हो गया ABC इक्वल टू TVC डिवाइडेड बाई Q, TVC डिवाइडेड बाई Q। तो यहाँ पर TVC आ गया, Q से डिवाइड करेंगे, ये कुछ नहीं होता है डैश, 30 को 1 से डिवाइड करेंगे 30, 45 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, बचेगा 2, 3 8 जा, बचेगा 1, 3 3 जा 3 3 जा, 4 से डिवाइड करेंगे 4 1 जा 4, बचेगा 3, 4 8 जा 32, बचेगा 3, 4 7 4 5 4 7 जा 4 5 जा 110, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 6 डिवाइड करेंगे 6 2 जा 12, बचेगा 4, 6 7 जा 42, 6 5 जा 30, ठीक है आ गया। अब AFC निकालेंगे। AFC का फॉर्मूला क्या होता है? AFC इक्वल टू TFC डिवाइडेड बाई Q। TFC सब जगह सेम है, तो 2 से 0 को डिवाइड करेंगे, कुछ नहीं आता है, 20, ये हो जाएगा 20, 20 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 10, 20 डिवाइड 3, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 20 डिवाइडेड 4 दैट इज 5, 20 डिवाइडेड 5 दैट इज 4 और 20 डिवाइडेड 6, ये हो गया 6 दूनी 12, 6 3 18, बचेगा 2, 6 3 18, 6 3 18 आता चला जाएगा। अब लास्ट निकालेंगे AC। अब AC का फार्मूला होता है TC डिवाइडेड बाई Q, और ये TC है डिवाइडेड बाई कुछ डिवाइड नहीं होता तो इन्फिनेटिव, 50 को इससे डिवाइड करेंगे 50, 65 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया तुम्हारे पास 2 3 6, 2 2 4, 2 5 10, 75 आया, 3 से डिवाइड करेंगे 3 एकम 3, सॉरी 3 2 6, 3 5 15, 95 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 2 8, बचेगा 1, 4 3 12, 4 7 28, 4 5 20, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 का 5, 5 6 30, नहीं 5 2 नहीं 10, 5 6 30 और लास्ट में 150 को 6 से 6 3 18, अब 5 डिवाइड होगा नहीं, जो लगाएंगे 6 8 48, बचा 2, 6 3 18। लास्ट में निकालते हैं MC, और MC निकालने का तरीका होता है MC इक्वल टू TC n माइनस TC n माइनस 1, राइट। अब ये TC 0 नोट पर कुछ है, कुछ नहीं होता, डैश कर देंगे इसको, फिर 50 से 20 को माइनस कर देंगे 30, फिर 65 से 50 को माइनस कर देंगे 15, फिर 75 से 65 माइनस कर देंगे 10, 95 से 75 माइनस कर देंगे 20, 130 से 95 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 5, 12 में से 9 गया 3, 35 और 150 से माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 55, ठीक है डन, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में आता है, आपको इसी तरह से क्वेश्चन करना है यार, आता जरूर है, ध्यान रखिएगा, ये मत मानिए कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, आता जरूर है, आपको इस हिसाब तैयार करिएगा। उत्तराखंड बोर्ड में भी इवन पूछा जाता है इस तरह से क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे कहते हैं उत्तराखंड बोर्ड में न्यूमेरिकल नहीं आता, बेटा आपने क्वेश्चन पेपर ऐसे देखा नहीं, इसका मतलब तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए, वहां पर ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। डाउट है तो मैं हूं, बस पूछते रहिए, इस तरह से बने रहिएगा। अच्छा लगता है तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा।